एएनएम जीएनएम 2023 में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल जो कि क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधे अतिरिक्त पानी से कैसे छुटकारा पाता है? श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा या फिर मलोत्सर्जन द्वारा। तो पौधा जो है उसको में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन। और आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो झारखंड एएनएम यानी कि JCECE के द्वारा लिया जाता है एग्जाम। झारखंड एएनएम और जीएनएम का यह क्वेश्चन पेपर है और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है? पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन या फिर एमाइलेज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अग्नाशयी रस है, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो अग्नाशय रस होता है इससे एक लाइपेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है और ट्रिप्सिन निकलता है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में अगर बोलता कि इनमें से कौन सा हार्मोन है, एंजाइम है, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि अग्नाशय से नहीं स्रावित होता है, तो पेप्सिन हो जाता है, जो कि अग्नाशय से नहीं स्रावित होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पचाता है, तो प्रोटीन को पचाता है और ट्रिप्सिन है। और इसको आप लोग याद करने का एक ट्रिक जो है वो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे ट्रिक है, आपको रखना है याद, LAT, एल से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और यहाँ पे जो प्रोटीन का पचाता है वो ट्रिप्सिन है और लाइपेज जो है वो वसा का पाचन के लिए लाइपेज होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? तो छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत एक ऐसा जगह है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो छोटी आंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान मानव शरीर में वायु कहाँ से प्रवेश करती है? नथुने, पेट, फेफड़े या फिर गला। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि जब श्वसन होता है तो जो वायु है वो नाक से प्रवेश करता है, नोस्ट्रल से प्रवेश करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए नथुने हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर जो है 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 है, बायोलॉजी का है। यहाँ पे देखिए, शरीर में एड्रेनालाइन कैसे स्रावित होता है? तंत्रिका कोशिकाओं की क्रिया के माध्यम से, विशिष्ट मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से, या फिर अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त प्रवाह में, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा लसिका प्रणाली में। तो यहाँ पे जो एड्रेनालाइन है वह अधिवृक्क ग्रंथि से सीधे रक्त प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या भूमिका होती है? जो पेट है वहाँ पे आमाशय में HCl होता है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। HCl जो होता है इसका क्या भूमिका होता है? पेट में HCl, आमाशय में HCl की क्या भूमिका होता है? तो जो HCl होता है यह एंजाइम गतिविधि के लिए एक अम्लीय माध्यम, अम्लीय वातावरण तैयार करता है। HCl एक अम्ल होता है, आप लोगों को मालूम नहीं है तो बतलाते हैं कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और HCl जो है वो अम्लीय वातावरण बनाता है वहाँ पे आमाशय में, आमाशय में होता है। इसके बाद देखिए और एक और बात यहाँ पे बतलाते हैं, अगर जो भोजन आमाशय से, आमाशय में अम्लीय होता है, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आमाशय जो है वहाँ पे अम्लीय होता है और आमाशय के बाद छोटी आंत में यहाँ पे जब जाता है, छोटी आंत में जब जाता है तो वह क्षारीय हो जाता है, क्षारीय इसको बनाया जाता है। छोटी आंत में क्षारीय होता है और आमाशय में अम्लीय होता है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अम्ल का pH मान कितना होता है और क्षार का pH मान कितना होता है? यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं। तो अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है,
7 से कम होता है, यानी कि नीचे की ओर एरो इस तरह इसको दर्शाया जाता है। और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा, ऐसे 7 लिखना है और ऊपर की ओर एरो रहता है तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। 7 से ज़्यादा क्षार का होता है और अम्ल का जो है वो 7 से कम होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट्स के करीब होता है और उससे नियमित अंतराल पर ट्रोपोनिन वितरित होता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि माता और पिता में से कौन मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? माता पिता या माता पिता दोनों के समान रूप में योगदान करते हैं या यादृच्छिक रूप से निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए यह जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है। माता और पिता में से जो बच्चे का लिंग निर्धारण करता है वो पिता का गुणसूत्र करता है। यहाँ पे देखिए जो माता में गुणसूत्र होते हैं वो X और X होते हैं और पिता में जो गुणसूत्र होते हैं वो X और Y होते हैं, X और Y होते हैं। और देखिए X जो है X जो गुणसूत्र है वह मादा में होता है, यानी कि माता में, यानी मादा, और XY जो है वो नर में होता है। देखिए अगर जी यहाँ से तो X आना ही आना है, या तो A वाला X आएगा या A वाला X आएगा, कोई भी आएगा X ही आएगा। यहाँ पे एक X आ जाएगा कंपलसरी। लेकिन यहाँ पे देखिए या तो X आएगा या तो Y आएगा, कोई एक ही आएगा। अगर X के साथ, अगर यहाँ पे देखिए X के साथ अगर ये X मिल जाता है, A वाला X मिल जाता है तो यहाँ पे X और X हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मादा, यानी स्त्री। अगर यहाँ पे Y मिल जाता है, इस X के साथ अगर यहाँ पे Y मिल जाता है तो यहाँ पे नर हो जाएगा। यानी कि जो पिता का गुणसूत्र है यही लिंग का निर्धारण करता है, यही लिंग का निर्धारण करता है, पिता का गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी द फादर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? बतलाइए यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग जल्दी से बतलाइए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उप इकाई विश्राम अवस्था में एक्टिन फिलामेंट्स पर मायोसिन के लिए सक्रिय बंधन स्थलों को आच्छादित करता है? हेवी मेरोमायोसिन, लाइट मेरोमायोसिन, ग्लोबुलर एक्टिन या फिर ट्रोपोनिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोनिन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की कितनी ऊर्जा ग्रहण की जाती है? तो 1% ग्रहण की जाती है, ऑप्शन नंबर डी 1%। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, और ये वाला जो पेज है वो ब्लर आ गया है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से, ब्लर है यहाँ पे। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा को अंदर स्थानांतरित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा को अंदर स्थानांतरित किया जाता है उसको पोषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, उसको न्यूट्रिशन या फिर पोषण उसको कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑटोट्रोफ्स सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। यहाँ पे बस आप लोग सुनते जाइएगा क्योंकि हल्का से पेज जो है वो ब्लर हो गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103 है कि रक्त के अलावा परिवहन में शामिल द्रव का नाम क्या है? तो उसको लसिका कहते हैं, लसिका होता है। रक्त के अलावा परिवहन में जो शामिल द्रव है वो लसिका होता है, लसिका। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन नंबर 104 है कि वह द्रव्य माध्यम कौन सा है जिसमें कोशिकाएं रक्त से निलंबित रहती है? रक्त में निलंबित रहती है तो वह है प्लाज्मा, प्लाज्मा हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यह क्वेश्चन है 105 और यही सिर्फ ब्लर है, इसके बाद नहीं है ब्लर। देखते हैं क्या है कि ऑक्सीजन के अलावा प्लाज्मा और क्या घुलित रूप में परिवहन होता है? तो ऑक्सीजन के अलावा जो है वो प्लाज्मा और क्या घुलित रहता है? तो आहार होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है, यानी उपयुक्त सभी होता है, ये तीनों होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखें, एक व्यक्ति से नई पीढ़ियों के निर्माण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर जो एक व्यक्ति से नई पीढ़ी का होता है, नई पीढ़ी बनता है, तो उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। अगर जो दो पीढ़ी से बनता है, यानी कि जैसे यहाँ पे नर और मादा दो जीव हैं, एक जीव यहाँ पे और एक जीव यहाँ से, इन दोनों से बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। जनन दो प्रकार के होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो एक ही व्यक्ति से बनता है उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं, और दो व्यक्ति से मिलकर बनता है उसको लैंगिक जनन बोलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग मादा प्रजनन अंग है। पुष्प का भाग मादा प्रजनन अंग है। तो यहाँ पे देखिए सेपल्स, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्री केसर। तो इसका स्त्री केसर हो जाएगा, जो कि मादा प्रजनन अंग है। पुष्प के किस भाग में बीजांड होते हैं। पुष्प के किस भाग में बीजांड होते हैं। तो यहाँ पे जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय के अंदर होते हैं, अंडाशय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृष्ण में होता है, वृष्ण में। और अंडाणु का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में कौन सा भाग शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान कौन करता है, तो वह शुक्राशय, शुक्राशय पोषण प्रदान करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हृदय के कक्ष अलग अलग क्यों होते हैं। तो हृदय के कक्ष अलग अलग क्यों होते हैं, ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए। एक होता है शुद्ध रक्त और एक होता है अशुद्ध रक्त, इन दोनों को मिलने से रोकने के लिए। एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। शुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त जो कि ऑक्सीजन युक्त होता है उसको शुद्ध रक्त होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है वह अशुद्ध रक्त होता है। बस यही होता है शुद्ध और अशुद्ध में, बाकी रक्त जो है वो सेम ही होता है, रक्त जो है वो सेम ही होता है, बस ऑक्सीजन एक में घुलित होता है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। यानी कि किस प्रकार की वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। यहाँ पे हृदय है, इससे दूर यानी कि पूरे शरीर में ले जाती है, वह होता है धमनियाँ, धमनियाँ होता है। और पूरे शरीर से हृदय की ओर लाता है वह होता है सीरा। एक होता है सीरा, एक होता है धमनी। सीरा जो है वो शरीर के हल्का सा मतलब ऊपर होता है, बाहर होता है, जो नस ऊपर दिखाई देता है वो सब धमनियाँ होता है। सीरा होता है ऊपर जो होता है वो सीरा होता है, और जो अंदर होते हैं वो धमनियाँ होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव में मूत्र उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। जिगर, पेट, गुर्दे या फिर फेफड़े। तो यहाँ पे हो जाएगा गुर्दे इसका आंसर, इसको किडनी बोलते हैं, किडनी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है। उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का जो भंडार होता है वो मूत्राशय के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी, मूत्राशय के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपशिष्ट उत्पाद है जिसे गुर्दे द्वारा रक्त से निकाला जाता है। यानी गुर्दे यानी कि किडनी के द्वारा रक्त से किसको निकाला जाता है, तो यूरिया को निकाला जाता है, यूरिया को, UREA, यूरिया को निकाला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किन जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी स्तर से हो सकता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा या फिर लेशमानिया। तो यहाँ पे अमीबा से हो सकता है कोशिका विभाजन किसी भी स्तर से। यहाँ पे होता है या अमीबा, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कैसे भी हो सकता है इसका कोशिका विभाजन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जब ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज विभाजित होता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है। तो 30.5 किलो जूल पर मोल निकलती है ऊर्जा, 30.5 किलो जूल पर मोल इसका ऊर्जा निकलती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि हाइड्रा जैसे जीव प्रजनन के लिए पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग कैसे करते हैं। हाइड्रा और मुकुलन के माध्यम से करते हैं, मुकुलन के माध्यम से इस तरह से यहाँ पे होते हैं हाइड्रा, और यहाँ से बर्ड्स निकल जाते हैं, बर्ड्स निकल जाते हैं, इसी को मुकुलन बोलते हैं। यहाँ पे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए एक लिंगी और उभयलिंगी फूलों में क्या अंतर है। एक लिंगी फूलों में या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, जबकि उभयलिंगी फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। एक लिंगी फूल में या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, कोई एक ही होता है, लेकिन उभयलिंगी फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है, यह बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारों के खांचों में उत्पन्न कलिकाएं नए पौधे में कैसे विकसित होती है। तो नए पौधे में विकसित होती है कि वो मिट्टी में गिरते हैं और नए पौधे में विकसित हो जाती है। बाकी इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बोलेंगे तो इसको भी सॉल्यूशन करा देंगे। और आप लोगों को एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बतला रहे हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए इम्पोर्टेंट बात। अगर जी आप लोग ANM GNM का फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, ANM या GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम का फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास कंटिन्यू इसी चैनल पर हो रहा है। बस आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए, डेली आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास जिस तरह होने पा रहा है क्लास, उस तरह रिकॉर्डेड या लाइव क्लास कराया जा रहा है। बस आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, और आपका एग्ज़ाम से पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट आप लोगों को करा देंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो हम मैथ का भी सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे और इंग्लिश का भी लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।